मोहन यादव जी इसलिए सीएम बने क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, यादव हैं। चौथी पंक्ति में बैठने वाले मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ क्या? ये तो कभी उनने भी नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला। कहते मामा बड़ी मेहनत किए थे। अरे जनता बहुत जोरदार है भाई साहब। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन? आपका बैकग्राउंड यूपी से? वैसे मैंने कहा मना किया, मैंने कहा ना जितने यदुवंशी है सब यूपी से। लैपटॉप बांटने कहे थे, स्कूटी देने कहे थे, कब मिलेगा लैपटॉप, कब मिलेगी स्कूटी? लाडली बहन योजना कंटिन्यू रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? नाम 60 साल के ऊपर काट दिया गया। अब उसमें आया 21 साल वाले ऐड नहीं हुए। एक लड़का बीटेक करके ईंटा उठा रहा था कि मध्य प्रदेश में सरकारी पोर्टल पर 26 लाख युवा ने फॉर्म भरा है, यानी वो बेरोजगार है। सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है। जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर जो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए? आपने कहा 60% बजट तनख्वाह में जा रहा है उनके, लेकिन जैसे आपकी नजर उनके पेंशन का भार आपको दिख रहा है, तो पब्लिक को भी नेता के पेंशन का भार दिखता है। एक हस्बैंड वाइफ है, बुढ़े होकर काम नहीं कर पा रहे, पेंशन आती थी। संकेत में उत्तर दिया। आप खोल के बात पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ। किससे इंस्पिरेशन लेते हो आप पॉलिटिक्स में, एक्सेप्ट मोदी जी? अरे यार, मोदी जी से बढ़ के कौन आदमी है? आज आप भी कहाँ चक्कर में पड़ो। ये तो सेफ वाला आंसर हो। सेफ कहाँ से हो गया है? तो नया वाला चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। कटेंगे तो कटेंगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ। आप इससे यकीन करते हो नारे पे? मेरे एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। गोडसे देशभक्त थे। मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा वाली लाइन में आप भी हैं। आपको भी बड़ा शौक है नाम बदलने का। सीएम मोहन यादव बोले मौलाना लिखने में पेन अटकता था। मोहन यादव ने बदला मौलाना गांव का नाम। गजनीखेड़ी और जहांगीरपुर का भी नाम बदला गया। किसी व्यक्ति ने कहा कि मौलाना का नाम आने पर पेन अटकना बताता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स की सोच थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। गांव में कोई मौलाना नहीं, गांव में कोई मुस्लिम नहीं। अब पेन अटकेगा नहीं तो क्या चलेगा? एंटी मुस्लिम हुआ? मैंने क्या सीख रहा हूँ? आप मुसलमान पसंद करते हो आप? अरे मेरे जितने नजदीक के तो सब मुस्लिम ही। दो चार नाम बताओ। मोहम्मद अकबर है, अनिल है, अनिरुद्दीन है, बहुत सारे। अब देखो अकबर चले गए लेकिन अकबर अभी भी है। तो अब मेरा कहना कि अकबर है तो क्या अकबर नाम रखना गलत है? जैसे मैं हिंदू हूँ, मुझे मजा आ रहा है, लेकिन हो सकता है कोई मुसलमान उसको मजा ना आ रहा हो। ये आपने क्यों सोच लिया कि जन्माष्टमी आप बना रहे हो सरकार के तौर पर? जन्माष्टमी मैंने क्या कहा? अरे आप गीता उत्सव कर रहे हो, फिर ना वो कह रहे हैं कि भाई हमारी ईद भी कर दो यार, आप मुख्यमंत्री हो, आप बकरीद भी बना लो। मैं देखो वो ईद मनाते हैं, हम छुट्टी रखते हैं, हमको क्या मना है? मनाते तो नहीं हो ना। मेरी बात मैं क्यों मनाऊंगा? मेरी वो नवरात्रि मनाते हैं क्या? आप उनके मुख्यमंत्री हो। अरे तो मेरी बात सुन, तो वो मेरे राज्य के नहीं लोग। विराट कोहली रोहित शर्मा में कौन फेवरेट है आपका? विराट कोहली रोहित शर्मा में? विराट कोहली। अरे हाँ, मुझे याद आ गया क्यों विराट कोहली बना। आपको भी तो मजा आता है। भाई तेरी ऐसी ये कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, सफलता त्याग मांगती है। अब बड़े बूढ़ों ने जो ये कहा है, ये एक व्यक्ति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, और वो व्यक्ति फिलहाल हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। सही है सर? सफलता त्याग मांगती है, सब्र का फल मीठा होता है। 2003 में अगर मैं गलत नहीं हूं, टिकट छोड़ दिया गया, त्याग कर दिया गया बड़े बूढ़ों के कहने पे। तीसरी पंक्ति में बैठे थे, तस्वीर वायरल हुई, और वहां से मुख्यमंत्री। बाबा का आशीर्वाद, महाकाल का आशीर्वाद। बाबा का आशीर्वाद तो सदैव है। आज बात तो हमारे मन में तो इस बात को लेकर के, जो भी काम मिले, जब काम मिले, हर पल काम के लिए भी तैयार रहो। और काम से आपको लगता है कि कुछ लोगों का मन 19-20 तो काम छोड़ के तसल्ली भी रख लो, संतुष्टि भी रख लो। लेकिन काम के रिजल्ट जब भी आएंगे, आप काम को डूब के करोगे तो वो आपके हमेशा काउंटिंग होगी। इस बात में सदैव बाबा महाकाल की नगरी में रहता हूँ, और काल सदैव अवसर देता है, काल सदैव परीक्षा लेता है। और जिस भी क्षण चाहोगे आप अपनी परीक्षा में सफल होगे तो आपको जनता अपने आप पहचान लेगी। लेकिन मानसिक तौर पर हमने कई बार देखा है, लोग इतने मजबूत नहीं होते। अगर टिकट, जैसे लोग आते हैं चुनाव नेता बनते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब जब मैं ये खबर पढ़ता हूं कि 2003 में आपका टिकट ले लिया गया, विचलित तो आप भी हुए होंगे ना? विचलित तो होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने बी फॉर्म लौटाया अपना।
जो विचलित वो होता है जिसका मिला ही नहीं है, मिलते मिलते रह गया है, कट गया है। मैं भगवान की दया से उस लाइन से नहीं हूँ। मैं जब भी जो काम करता हूँ, जिस समय परमात्मा की कृपा है, जो काम मिलता अच्छे से करता हूँ। बी फॉर्म मेरे पास था, हमारे वरिष्ठों ने कहा आपसे बड़ी उम्र के इनको दे दो, 20 साल बड़ी उम्र के हैं। मैंने कहा ठीक है ले लो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। तो मतलब आपका फॉर्मूला ये वाला है कि जो मेरे नसीब में होगा वो मिल जाएगा। नसीब भी होगा और जब मिलेगा जो मिलेगा उससे अच्छी पहचान बना दूंगा। मुझे इस परमात्मा की दया है। काम के मामले में काम सामने कौन सा दे रहा है उसको बेहतर से बेहतर करने की इच्छा रखता। और ये वाली भी खबर सही है कि आप तीसरी पंक्ति में बैठे थे। तो गई बात हो गई, बहुत पुरानी, अब कहाँ चक्कर। लेकिन बड़ी बात है, उससे इंस्पिरेशन लोग लेते हैं सर। आप मुख्यमंत्री बन गए, आप भूल गए होंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा तो इतना ही मानना है कि हम अपने बीते कल की बजाय आज जो मेरे पास है, अब आप उसका आकलन आप करिएगा। उसको लगभग 1.25 साल के आसपास पहुंचने वाला होगा टाइम। उसके लिए हमने 150 सवाल रखे हैं। तो मैं तैयार हूं ना उसके लिए। मैं क्या मना कर रहा हूँ। हमने शुरुआत, हम उससे आगे बढ़े। हाँ ठीक है, चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। आपका बैकग्राउंड यूपी से, वैसे थोड़ा सा आपके मैं टच लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। सारे यादवों का टच यूपी से ही है, बैकग्राउंड भी यूपी से। मतलब बाप दादा आपके भी यूपी से थे? मैंने कहा मना किया, मैंने कहा ना जितने यदुवंशी है सब यूपी से। क्या होता है यदुवंशी होना? देखिए, ययाति की कहानी से चालू होती है यदुवंशी रघुवंशी की कहानी। इस देश में 2 ही वंश है, या तो चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम उतने अतीत में जाएंगे तो लंबा विषय हो जाएगा, जितना क्षणिक में छुपी निकल सकता है। हाँ, लेकिन इतना ही पर्याप्त है कि हमारे यहाँ 2 ही वंश है, या तो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। सूर्यवंशी रघुकुल से जुड़े जाते हैं, रघुवंशी मानते हैं, और चंद्रवंशी हम सब हैं। आपको अतिशयोक्ति लगेगी, चंद्रवंशी कहते हम अरब तक चले जाते हैं। इसका दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन आज मुश्किल है मैं कोई बात कहूंगा तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी। चलिए ठीक बात है। एक गरीब परिवार से आकर, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा जाना वो ये था कि पिताजी आपके यहाँ पर आए थे और आप लोगों ने मेहनत की, फिर इतना पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी, क्योंकि इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि अच्छी बात है, इस देश के पढ़े लिखे लोग नेतागिरी कर रहे हैं, आमतौर पर लोग बचते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हालांकि वो भी कोई पैमाना नहीं है, बट फिर भी पढ़ाई के प्रति रुझान क्यों था? देखो, पढ़ाई के प्रति रुझान सदैव रहना चाहिए, आज भी होना चाहिए। नहीं, आजकल बहुत लड़के मानते हैं पढ़ने कुछ नहीं होता। मैं इसका विरोधी हूँ। मैंने कल एक पॉडकास्ट किया, एक टीचर है अवध ओझा, यूपीएस। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इतना ही माफी चाहते इतनी बात बोलूंगा, अगर कोई कहता कि पढ़ाई बेकार है तो मैं बड़ा आहत होता इस बात से। अध्ययन तो एक और बात है, अध्ययन को भी लोग समझ नहीं पाते अध्ययन क्या होता है। अध्ययन एक मेरी डिग्री के लिए, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के लिए, सिलेबस के पाठ्यक्रम के अंदर के लिए है, और एक स्वाध्याय होता है जो सदैव जीवन भर करते रहना चाहिए। मेरे को दोनों में रुचि, मैं दोनों करता रहा। ये जो आपने बीएससी, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी किया, हाँ, अब इससे आपको क्या मिल रहा है? मेरे को उससे कुछ चाहिए नहीं था पहले दिन भी। फिर ये किया क्यों था? मेरे संतुष्टि के लिए, मन का समाधान भी तो है ना। मैं इस बात के लिए जब किसी के सामने बैठूंगा और कोई इस बात के लिए अहंकार पाले कि मेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री, तो तू तेरे पास रख, मेरे पास 4 डिग्री, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता ना इससे। मेरे मन में तो संतोष है ना। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती, मतलब आप ये कह रहे हैं? कभी नहीं जाती है, और हमारे मन के लिए भी तो अच्छा है। अगर मैं लॉ का अध्ययन करता हूँ तो लॉ के संबंध में कभी कोई प्रश्न उठेगा तो मैं पढ़ा हूँ तो मुझे उसका उत्तर आएगा। अगर मैं एमबीए एचआर से करता हूँ तो मुझे उससे जुड़े विषय के प्रश्न का उत्तर देते आएंगे। अगर मैं बीएससी करता हूँ तो विज्ञान की कोई बात आएगी तो मुझे मजा आएगा। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा हूँ तो आज की दृष्टि में, पुराने हिसाब में, राजनीतिक शास्त्र के अंदर राजनीतिक शास्त्र में आने वाली बातों से राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति अगर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। दिलचस्प, क्योंकि अभी लोगों का, बच्चों का, नई पीढ़ी में पढ़ाई में थोड़ा मन कम हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि, या लोग मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्कूल्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दोनों बातें हैं। मैं आपको अगर इस दृष्टि से कहूँ कि ये स्कूलिंग सिस्टम कब से लागू हुआ है? अंग्रेजों के जमाने में। तो उसके पहले क्या था? गुरुकुल। गुरुकुल में क्या होता था? आपके जीवन जीने की पद्धति से लेकर तो हर चीज। तो फिर जीवन जीने की पद्धति की बात करो तो ये मार्कशीट कहाँ से आ गई? अच्छा, आप क्रॉस क्वेश्चन बहुत करते हैं, हमने आपके इंटरव्यू में देखा है। मेरा कोई आप सामने वाले को मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हमने देखा एक सीनियर जर्नलिस्ट को आपने घड़ी पे लपेट लिया था। मैं कोई किसी को नहीं लपेटता हूँ, अपने आप लपटा जाए तो मना भी नहीं करता। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि ये जो
1857 के पहले आप याद करें, अंग्रेजों ने जब देश पे राज करना चालू किया तो उन्होंने कई कारणों से भारत की मूल धारा से एक तरफ करने का प्रयास किया। उसमें हमारी शिक्षा पद्धति भी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति लागू की तो 33% से पास फेल की जो नाटक चालू किया, उसका परिणाम देश आज तक भुगत रहा है। इससे क्या नुकसान है इसका? इसका नुकसान ये है, आपको मालूम है पढ़ाई की दूसरी पद्धति हमारी क्या है? थोड़ा बताइए खुल के। शंकराचार्य पद्धति है। आज भी हम जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से उसमें मार्किंग कितनी चाहिए, मार्क्स कितने चाहिए पास होने के लिए। शंकराचार्य पद्धति कहती है कि 100 में से 100 चाहिए, 99 में भी फेल है, 99 भी नहीं चाहिए। और मेकाले क्या कह रहे हैं? 33 के ऊपर हो गए तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? हमारा और उनका कितना अंतर हो गया? लेकिन हर व्यक्ति सर इतना इंटेलिजेंट थोड़ी ना होगा। मेरा इंटेलिजेंस से सवाल नहीं है, स्वाध्याय से अध्ययन से कह रहा हूं मैं। तो हमारी गुरुकुल पद्धति में जो आपने अभी कहा कि अपने संतुष्टि के लिए, तो हमारी जब मेकाले ने शिक्षा नीति लागू करी उसके पहले हमारे यहाँ का जो स्वाध्याय था, अध्ययन था, गुरुकुल की परंपरा थी, साक्षरता का प्रतिशत था, वो 100% था। इस पद्धति के आने के बाद तो डाउन हुए। तो हम उस चश्मे को कब तक लगा के देखते रहेंगे जो चश्मा हमारे आंखों के लायक ही नहीं है? देखो इतिहास का डेटा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन भविष्य की बात मैं कर सकता हूँ। तो मैं भविष्य की दृष्टि से ही कह रहा हूँ। भविष्य का ही सवाल यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 की शिक्षा नीति लागू की, वो उसी तरफ ले जा रही है कि अगर हमारे यहाँ बच्चे आज केवल डिग्री लेने कॉलेज आ रहे हैं तो हमको नहीं आने देना है। डिग्री लेने आना है केवल, और डिग्री लेके बेरोजगारी की भीड़ बढ़ाना है, ये तो हमारे देश के लिए कभी उचित नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो हमारे यहाँ हो रहा है। हमारी मूलतः प्राइमरी मिडिल के बाद ही व्यक्ति की जीवन धारा बनाने की इच्छा उसकी सामने आने लगती है। परमात्मा ने जो पिंड दिया उसकी क्षमता योग्यता आने लगती है। तो उसकी क्षमता योग्यता के बलबूते पर वो अपने रुचि अनुसार बढ़ते जाए, उसको जिस धारा में बढ़ना है और वाकई उसको उच्च शिक्षा में आना, उच्च से उच्चतम तरफ जाना है, तो ही वो पढ़ने आए। जबरदस्ती क्यों जिंदगी खराब करने आ रहा है? ये बात आप मान के चलो, मेडिकल साइंस कहता है कि व्यक्ति के जीवन का सर्वाधिक महत्व का समय 25 साल के अंदर वाला है। सही बात है। तो वो सबसे अच्छा वाला समय हम सबसे ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हमको विचार नहीं करना पड़ेगा, हमको उसका सबसे अच्छा समय उसको देना पड़ेगा जिसका वो अपने से बेहतर उपयोग कर ले। तो इसलिए प्राइमरी मिडिल के बाद ही स्क्रीनिंग करते हुए हम उस जिस दिशा में वो जाना चाहता है, वो अपने बच्चे पालना चाहता है, आगे अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, वो कोई और अपनी दुनिया में अच्छे से अच्छे प्रकार से कोई सपना देखता है, तो आज के जमाने में उसका स्किल डेवलपमेंट करते हुए क्लास 8th के बाद आप ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता या कोई और काम करना चाहता है तो पढ़ाई छोड़ दे। ये भाई इस तरह की हमें प्लानिंग डेवलप करनी चाहिए। आप मेरे को एक बात बताइए, आप अभी कौन सी पढ़ के मेरे सामने बात कर रहे हैं? मैंने आपकी डिग्रियां बताई थोड़ा। मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया ना। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। आप कभी एक बताइए, कभी आप तो बहुत अच्छे से बहुत भाग्यशाली हो, इतने अच्छे पढ़े हो। सहमत हूं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में 5वीं तक पढ़ा हुआ गणित काम आता कि नहीं आता? सही बात है। बल्कि 5वीं वाला भी बेकार हो गया, दूसरी तीसरी का गणित काम आता है। जीवन भर 2 4 के इधर होते हैं और वो आंकड़ा देखता, बैंक बैलेंस देखता, अपनी जिंदगी पूरी कर लेता है। लेकिन जिनको वाकई आइंस्टीन बनना है, आर्यभट्ट बनना है, वो आए ना उच्च शिक्षा में आए, आपसे काफी हद तक सहमत हूं मैं कि अगर तो हमारे जीवन की सचिन तेंदुलकर 10वीं पढ़ के अगर स्पोर्ट्स में गए, अच्छा कर गए, बहुत सारे एक्टर्स हैं, वही भाव तो नहीं है। बट हमारा मेरा इतना ही कहना है कि वाकई में उसके जीवन में ललक है इस बात का, अध्ययन स्वाध्याय करने की, वो बहुत आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, आप हो मुख्यमंत्री या बात कोई विपक्ष का या कोई जनरल पत्रकार कहे समझ में आता है, आप तो नीति निर्धारित वाले हो, आपकी सरकार है, तो आप शिक्षा मंत्री भी रह चुके हो, तो आप जो बात आपने कही इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे? कि ये तो आपके हाथ में करने को है। तो मैंने करके दिखाया है, इसलिए मैं बोल। कहां पर, कैसे, थोड़ा बताइए। मैं बताता हूँ। मैं मुख्यमंत्री बनने के पहले शिक्षा मंत्री था, जानते हैं हम। और शिक्षा मंत्री होने के नाते से जैसे ही 2020 की शिक्षा नीति आई और जिसने ये कहा कि हमारे लिए ये जो BA BCom BSc के दायरे के बाहर भी जाकर के विद्यार्थी को पढ़ने का मौका देना चाहिए, हमने इमीडिएट टास्क फोर्स बनाई और इसी के आधार पर जब हमने एक विद्वानों की कमेटी बनाई, उस कमेटी के बलबूते पर ये नई शिक्षा नीति परिप्रेक्ष्य में हम किस प्रकार से डिजाइन करें कि अगर कोई मैथ्स का बच्चा भी कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। अगर कोई कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस की कोई बात सीखना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए।
और इतना ही नहीं, वो सब कुछ किया जो शिक्षा नीति में हमको 2020 के दायरे में लाने के लिए मौका था। और मुझे इस बात का गर्व है, मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो शिक्षा नीति में सबसे पहले इस दिशा में आगे बढ़ा, जिसने तुरंत अपने दायरे खोल दिए। जैसे स्टेट के अंदर शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों में दादाजी, पिताजी और बेटा तीनों एडमिशन लेना जाए तो तीनों को देने के उम्र का दायरा हमने खत्म कर दिया। ओके, इंटरेस्टिंग। क्योंकि हमने कहा कि उम्र के दायरे से शिक्षा का महत्व नहीं। डबल डिग्री लेना चाहे, हमने कहा तू 3 ले भाई, क्या तकलीफ है, एक ही डिग्री क्यों पड़े, तुम्हारी इच्छा है, हमको क्या परेशानी है। हमने कहा कि हमारे कृषि आधारित, अगर आज की इस दशा में मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां 2003-04 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि थी सिंचित, और आज की स्थिति में हमारी 48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है। और हमारी सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने कहा 1 लाख करोड़ हेक्टेयर कर दूंगा। तो हमने कहा कि जब हमारा कृषि का इतना रकबा बढ़ने वाला है तो मैंने जैसे बीएससी किया तो मेरे मन में आता था कि बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए मैं अगर जाऊं तो पूरे प्रदेश में केवल बीएससी एग्रीकल्चर के हमारे 2-3-4 ही कॉलेज है, तो वो उसके बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो हमने कहा बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय बाकी क्यों समर्थन नहीं होना चाहिए, बाकी कॉलेजों में भी क्यों गुंजाइश। ठीक है, भारत सरकार के कुछ मापदंड है, वो मापदंड लगा लो। अगर वो किसी कॉलेज में प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ जगह चाहिए तो खेती किसानी के लिए लो, किराए पे ले लो, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर तो करने दो भाई। कम से कम मैं बड़े पैमाने पे अपने राज्य के विद्यार्थियों को वो अपनी खेती तो ढंग से कर ले। हर एक कोई नौकरी थोड़ी करना चाहेगा, वो नौकरी करेगा तो भी काम आएगा, नहीं करेगा तो अपने घर की खेती कर लेगा, अब आप हॉर्टिकल्चर कर लेगा। अब आप जो बात कर रही है प्रैक्टिकली मैंने लागू कर दिया, प्रैक्टिकली साउंड है। अब इसमें एक सवाल मेरा और है जी, अभी भी सीबीएसई आईसीएसई का बोलबाला तो है, अब क्या ये बातें आपने ऊपर ही पहुंचाई कि आने वाले टाइम में ये पैटर्न बढ़ाया जाए? मैंने क्या कहा, ऊपर वालों ने तो डिजाइन बना के दिया शिक्षा नीति का, जो राज्य बढ़ेंगे सबको लाभ मिलता जाएगा। मैंने शिक्षा मंत्री बनकर लाभ मिला, अब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मैं स्कूल में भी लग गया हूं, क्योंकि मैंने उस समय उच्च शिक्षा में लागू कर दी थी, अब स्कूल शिक्षा में हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, गुरुकुल का आपने शुरू में जिक्र किया, उसका भी कुछ इम्पैक्ट डालना चाहते हो शिक्षा नीति में कि क्योंकि आपको मैंने कई बार देखा है सनातन की बात करते हुए, पुरानी संस्कृतियों की, जैसे आपने कहा कि अंग्रेज लेकर आए स्कूल कल्चर, तो पुराने कल्चर की कोई नई चीज जो आज की शिक्षा पद्धति में आप डालना चाहते हो? मैंने आपको उदाहरण दिया ना, जैसे शंकराचार्य पद्धति की, वैदिक ज्ञान की दृष्टि से वेद को अध्ययन अध्यापन के लिए वेद का दायरा इतना विशाल है, मैंने वेद से उदाहरण दिया है। तो हमारे पास में एक शंकराचार्य पद्धति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके विद्यार्थी 100 में से 100 नंबर लाते हैं, और लाने के बाद वो पास फेल होते तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता उनको कागज में। आप कल्पना कर सकते हो, आप गुरुकुल में आ रहे हो, आप पढ़ भी रहो, और पढ़ने के बाद आपसे कोई भी पुस्तक उठाकर आपकी परीक्षा जब लेंगे, कहीं से भी पन्ना खोल देंगे, एक शब्द बोलेंगे उसका पूरा, उसके बाद आपको कंठस्थ पूरा सुनाना। ये हमारी पद्धति थी, और उसके बाद में भी कोई पास का सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको, क्योंकि उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। तो जो हमारे यहाँ एक कष्ट है, जैसे अभी आप बात करते हो जनरल, और बहुत कॉमन बात है, माफ करना कई लोगों को बुरा लगेगा, मेरिट पे करो बात। अभी आप मेरिट को खराब मानते हो क्या? नहीं। लेकिन मेरिट के आगे कुछ सोचते हो क्या? नहीं। यही गलती करो। मेरिट से आगे नैतिक शिक्षा है कि नहीं? मेरिट की अगर बात करोगे तो रावण से बड़ा मेरिट पे कौन पास होगा? मेरिट पे बात करोगे तो कंस से बड़ा कौन होगा? तो वो क्या सही थे? नहीं। तो इसका मतलब है कि नैतिक शिक्षा हमारे देश की जो दायरा, इसलिए केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, विद्वत्ता भी जरूरत है, लेकिन विद्वत्ता से ज्यादा बड़ी चीज है नैतिक शिक्षा भी है। इसलिए हमारी मालवी में एक भाषा भी बोलते हैं कि ये पढ़ तो गया है लेकिन गुना नहीं गया है। तो पढ़ना और गुणना मतलब गुण धारण नहीं करे। आप जब कह रहे हो सुंदर है, सुनने में मजा आ रहा है, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि नौकरी कैसे मिलेगी? क्योंकि जो कंपनी आएगी वो तो मेरिट ही देखेगी, वो तो पढ़ाई देखेगी, वो तो डिग्री वही मांगेगी कि भैया इस डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। आपने एलन मस्क का उदाहरण दिया, हाँ, उनकी कौन सी डिग्री देके नौकरी कर ली उनने? तो अपना अपने तो मेरी बात आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? अच्छा, स्वावलंबी बनो। क्यों नहीं बनो? कितनी नौकरी दोगे? आपको अंदाज है कभी इस देश का
हमारे देश की हम आबादी तो खुद की अपनी टीम ले घूम रहे हैं, तो खुद मेरा निवेदन आप बताओ, पूरे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 से आगे बढ़ गई है। हाँ, देश की सेना कितनी है? बहुत कम होगी। कितनी? हमको डेटा नहीं याद है। आप बताओ ना। हमको डेटा नहीं, मैं आपको बताता कंठस्थ हूँ, होगा। मैं हाँ। बताता हूँ। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आप कितना भी धन कमा लो, कितने भी धनी बन जाओ, ये सब मिला के केवल 13.5 लाख है। कितनी है? 13.5 लाख। आबादी कितनी है? अगर आप कह रहे, आपके हिसाब से मान लो 150 करोड़ के आसपास। मतलब 42 करोड़, 45 करोड़, जो भी आप 40 भी मान लो। हाँ। तो 40 करोड़ का कितना गुना है वो? ना के बराबर कुछ। तो फिर आप बताओ, ये सारी चीजों की सुरक्षा करने में कौन है? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक हमारा ये भविष्य की जरूरत है। मेरा एक है ना कि इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब 2020 की शिक्षा नीति लागू की, इसलिए उन्होंने कहा एनसीसी को भी डिग्री से जोड़ो। आप बात समझिएगा। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ने की बात कर रहे हैं कि स्वयंसेवक बनिए, अपनी रक्षा करने में समर्थ बनिए, अपनी सेवा खुद करिए, अपने जीवन के कुछ बहुमूल्य गुण अपने आप में धारण करिए। पर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते, मेरे निवेदन के एनसीसी का मैं क्या मना कर रहा हूं? आप कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए, अपने जीवन के लिए, स्वयं के लिए स्वयं से जीना चालू करिए। ठीक बात। पॉलिटिक्स में आप क्यों आए थे? पॉलिटिकल साइंस में आपने पीएचडी भी की, पॉलिटिक्स में क्यों आए थे? कुछ तो होगा रीजन। पॉलिटिक्स में क्यों आए थे? मतलब एक होता है जैसे मुझे पत्रकार बनना था, मुझे बोलना पसंद था, तो मैं इधर आ गया। कुछ तो होगा ना एक अलग फैक्टर कि आपने पॉलिटिकल साइंस में ही अपनी पीएचडी की, एबीवीपी जुड़े रहे, आरएसएस जुड़े रहे। ये बड़ा कठिन, लेकिन मैं आपको थोड़ा, हाँ, क्योंकि मैं जब आपका बैकग्राउंड देखता हूँ, एक गरीब परिवार से मुझे एक व्यक्ति नजर आता है। गरीब व्यक्ति को होता है पेट भर जाए, पेट भरने के साथ आपका बड़ा, मैं मूलतः किसान परिवार हूँ। हाँ, और किसान से गरीब परिवार, दोनों में आप अंतर समझना। किसानी मेरे अपनी पैतृक परिवार की थी, लेकिन मेरे पिताजी, जो मैंने आपसे कहा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूल भी नहीं गए, लेकिन परमात्मा की दया से उनने ये जो दीवारों पे बोर्ड लिखे रहते हैं दुकानों के ऊपर, अपने मित्र से वो अक्षर ज्ञान लेते लेते उनने अपनी पढ़ाई कर ली थी। उनका अपना एक फंडा बहुत अच्छा था, जो मुझे लगता है सबके लिए उपयोगी रहेगा। हमारे टाइम 12th नहीं था, हमारे टाइम 11th था। जब मैं 11th पास हुआ तो उन्होंने 12th नहीं था, मतलब आज की एजुकेशन में 8th के बाद 4 साल के लिए 12th करके आप एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा में जाओ। हमारे टाइम 8th के बाद 3 साल में हायर सेकेंडरी हो जाती थी। ओके। तो हम उस समय हायर सेकेंडरी करके जैसे ही पास हुए, हमारे पिताजी ने कहा, बेटा तू कुछ भी पढ़ ले, पढ़ने के बाद ये जिंदगी तुम्हारी, मैं देखता हूँ, मेरा अनुभव है, तुमको मैं दुकान खोल देता, तुम दुकान चलाते चलाते पढ़ाई कर लेना। जितने हम 3 भाई थे, तीनों की एक एक दुकान खुलवा दी। ये अलग बात है कि मैं दुकान भी चलाता था, जाते फर्स्ट ईयर में चुनाव भी लड़ लिया, फर्स्ट ईयर में जीत भी गए थे, जीत भी गए। और ये जो फंडा है, ये हमारे देश के हर समझदार व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि हर एक को नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए अपना स्वयं का स्वावलंबी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वो जिस रास्ते पे जाना चाहे वो उस रास्ते पे बढ़े। और ये बात तो सही, जैसे मैंने आपको नौकरी की सीमितता बताते हुए देश की सेना से जोड़ा कि हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी को कहाँ कितने दायरे में लाओगे। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा, मुझे बोलने में अटपटा लगेगा, मैं मेरे राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे राज्य के अंदर हमारी राज्य के बजट का 60% हिस्सा तनख्वाह में जाता है। क्या? और राज्य की आबादी कितनी है? लगभग 9 करोड़। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी आबादी कितनी है? बहुत कम होगा, 10% नहीं होगा उसका। 10 भी नहीं, 1% है, 1% के भी अंदर है। तो मैं क्या कर रहा हूं? आप मेरे सामने इस बात का उत्तर दो। कैसे संभालोगे फिर बजट अपना? मैं क्या संभालूंगा? जो मैं देख के बता रहा हूं आपको। लेकिन वो 1% से भी कम होने के बावजूद भी 60% राज्य का बजट का पूरा हिस्सा उनके उस व्यवस्थाओं में जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा करता है। ये एक बजट का प्रश्न, लेकिन इस पर सर एक प्रश्न आता है, जैसे मेरे माता पिता भी सरकारी नौकरी वाले हैं। अब वो ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट देश में थी तब हमको पेंशन मिलती थी, हालांकि मेरे परिवार वालों को मिल रही है, नई पीढ़ी को नहीं मिले। दिल्ली में खूब प्रदर्शन भी होता, आपने भी देखा होगा।
जो बात आप भी कह रहे हो उससे भी मैं बजट पर बोझ सुन रहा हूं। अभी अग्निवीर की शुरुआत हुई, उसमें भी एक इनडायरेक्टली रीजन यही था। आपको मैं फिर वापस ले जाता हूँ फिर पुराने हिसाब। हाँ नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। तो वो ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने मैनेज कर लिया था, आप लोग क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो, या आप लोग सरकारी नौकरी क्यों उसको एकदम कम करते जा रहे हो, खत्म करते आ रहे हो? ये मैं फिर मेघालय की तरफ आपको ले जाना चाहिए। ये सब मेघालय के किए गए संकटों के पहाड़ है जिन पे अपन चढ़ना चाह रहे हैं, और उस पर कोई रास्ता नहीं। मेघालय ने ये संकट खड़े किए, शिक्षा बिगाड़ी, शिक्षा बिगाड़ने के बाद सर्विस का ये जो पैटर्न वर्तमान है ये भी वही लाए थे। उसके पहले हमारे यहाँ नहीं था ये, अंग्रेज। इनके पहले नहीं था। हमारे यहाँ कोई बड़े से बड़ा कोई भी ओहदेदार, उसको कुछ जमीन मिल जाती थी, कुछ गांव मिल जाते थे, उसी से वो अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा उसकी व्यवस्था से चलाता था। तो ये जो तनख्वाह आधारित व्यवस्था चलाना और इस सिस्टम में ही सबका समाधान ढूंढना, आप मेरी बात समझिएगा, तनख्वाह आधारित समाज पूरे तौर पे कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता है, हमेशा कष्ट आएंगे। इसलिए जो बड़े पैमाने पे पेंशन के और भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, इसी में उलझ रहे हैं। इसलिए माफ करना, हमारे अपने अतीत की जड़ों की तरफ हमको जुड़ना पड़ेगा। मतलब आने वाले टाइम में पेंशन सरकारी नौकरियों से आप और कम से कम करते जाओगे, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, कम से कम करते जाओगे, अलग ये व्यवस्था। मतलब वही आप इंडिपेंडेंट करोगे, सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है। भाई सरकारी नौकरी कितने की दोगे, कितनी दोगे, कितनी मिल जाएगी? बट आपको डर नहीं लगता है चुनावों में आपको बैकफायर कर सकता है आने वाले टाइम में? नहीं, मैंने कहा क्योंकि अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। मैंने दूसरी छुट्टी मिलती, गर्मी छुट्टी, क्या हो रहा है, छुट्टी। हम दूसरी तरफ भी ले जाना चाहेंगे। जैसे मैं आपको जानकारी बताऊं, मेरी सरकार के गठन के बाद हमने हमारी 1 लाख सरकारी पदों की नौकरियों के विज्ञापन निकाले। सालों से विज्ञापन नहीं निकल रहे थे, तो हमने कहा निकालते हैं, भर्ती कराते हैं। और हमने संकल्प में कहा कि 2,70,000 हम पद सरकारी नौकरियों के भरेंगे। कितने भरेंगे? 2,70,000 5 साल में। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि 1.5 करोड़ युवा हमारे राज्य में हैं। कितने हैं? 1.5 करोड़। अगर मैं 100% भी भर दूंगा तो भी नहीं पूरा, तो भी कितना होगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने हमारी इस व्यवस्था के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 4 श्रेणियां बांटी, किसान, युवा, महिला, गरीब, इनके चारों को मिशन मोड में लेकर के हमने अपने स्तर पे विद्वानों की समिति के बलबूते पर। अभी क्योंकि मैं टीवी हालांकि बहुत कम देखता हूँ, लेकिन जितना मैं देखता हूँ, एक खबर है मध्य प्रदेश की बड़ी वायरल हो रही थी। एक लड़का बीटेक करके ईंटा उठा रहा था, फिर उसके बाद उसमें डेटा दिखाया गया, एक बड़े चैनल पे खबर चल रही थी, मैं देखा, फिर उसमें डेटा आया कि मध्य प्रदेश में सरकारी पोर्टल पर 26 लाख युवा ने फॉर्म भरा है, यानी वो बेरोजगार है। सरकारी नौकरी आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो ये 26 लाख लड़का है, आपने रोजगार मेले में 58,000 दिया, आप कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट बनाओगे उनको, बट उसको इसी में मजा आ रहा है। 26 लाख जो फॉर्म भर रहा है, वो जो आवाज उठा रहा है, तो इनको कैसे समझाओगे इन 26 लाख लड़कों को? मैं आपके सामने फिर दोबारा दोहराता हूँ। हाँ। हमने कहा कुल सरकारी पद हम सब जोड़ लें तो भी पूरा नहीं हो पाएगा, फैक्ट है। आप ये मैं तो किसी को नहीं बताऊं, वो तो खुद ही देख लेंगे ना। हाँ। तो आप ही बताइए, जो पढ़ने गया था, तो मैं क्या नौकरी करने गया था? जितने लोग स्कूल कॉलेज में गए हैं, अगर वो सब पर जो नौकरी पा जाते फिर क्या चाहिए? पाते हैं क्या नौकरी? नहीं। तो ये अभी यथार्थ को सब जानते हैं। जिनको सरकारी सर्विस में जाना है वो जरूर जाए, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। उनके जाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की कोचिंग लगा रहे हैं, उनको सब प्रकार की सहूलियत दे रहे हैं, बट उधर प्राथमिकता कम है। लेकिन फिर भी जो बाकी लोग हैं उनका भी तो चिंता करना पड़। सरकार का मतलब सरकार समान रूप से। अब एक सवाल मेरे मन में और आया, आपने कहा 60% बजट सरकारी लोगों पर जा रहा है, अब जनता के तनख्वाह में जा रहा है उनके। अब जनता के मन में एक सवाल आता है कि भाई आपने हमारा तो काट दिया, विधायक जी को पेंशन मिलती रहती है, अब काटना है तो नेता आप हो, आप भी अपने लोग कटवाओ ताकि बराबर चले मामला। आपकी जानकारी के लिए, हमारी सरकार बनने के बाद एज ए मुख्यमंत्री, माफ करना, हमारे यहाँ कांग्रेस के शासनकाल से मैं अलग से कोई व्यापार व्यवसाय करता हूं, उसका इनकम टैक्स भी सरकारी भरती थी। मंत्री विधायक बनने के बाद मैंने कहा ये नहीं चलेगा। हम अपना व्यवसाय करते थे तब भी हम टैक्स भरते थे, आज हम मुख्यमंत्री होगा, मंत्री होगा, तब भी हम क्यों अपना नहीं भरेंगे? और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने भी अपना बंद किया,
हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी बंद किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बंद किया। अच्छी परंपरा मानते हैं। ठीक है, अच्छी इसके लिए आपको साधुवाद, ये आपने अच्छा काम किया, मैं इसकी तारीफ भी कर रहा हूं कैमरे पे। लेकिन जैसे आपकी नजर उनके पेंशन का भार आपको दिख रहा है, तो पब्लिक को भी नेता के पेंशन का भार दिखता है। उसको लगता है यार नेताजी तो कमा लिए, उनका तो बढ़िया घर बन गया, हमारे यहाँ अब जैसे कोई गरीब आदमी है, एक हस्बैंड वाइफ है, बुढ़े होकर काम नहीं कर पा रहे, पेंशन आती थी। मैंने आपकी बात को संकेत में उत्तर दिया, आप खोल के बात पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ। भविष्य में मतलब आपकी योजनाएं हैं? नहीं बोला कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपने मेरे से प्रश्न किया मैंने आपको उत्तर दिया कि जो नहीं जमता जा रहा करते जा रहे हैं। हमारे समय में इन सारी बातों के लिए ये अतीत की चली व्यवस्था है, हम धीरे धीरे उन सब बातों पे समाधान ढूंढेंगे जिसपे आप प्रश्न कर रहे हैं। बढ़िया, अगर ये है तो फिर आपको मुझे लगता है कि लोग पसंद करेंगे आपके लिए। अब आते हैं सर एक बढ़िया सवाल पे। अभी आपके एक बीजेपी के नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ फौज में है, राजस्थान सरकार में मंत्री है, मैं उनका पॉडकास्ट कर रहा था, तो वो फौज में भी थे, फिर नेता बन गए। तो मैंने कहा सर फौज और इसमें क्या अंतर होता है नेताही में? तो उन्होंने कहा फौज में जो साथी खड़ा होता है पीछे जब लोग लड़ने आते हैं तो भरोसा होता है कि वो बचा लेगा या आगे वाले देख के वर्क कर लेते हैं, लेकिन नेता में क्या होता है, सामने वाला डर पीछे वाले का रहता है कि जो हमारे साथ खड़ा ऐसा तो नहीं वही खंजर मार देगा। एक साल आपकी सरकार को हो गया, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, इनसिक्योरिटी होती कभी? देखिए मैं कि दुश्मनों को क्या मेरा एक धोखा तो अपने देते हैं। एक निवेदन है, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने वो उनका इंटरव्यू नहीं देखा, नहीं तो मेरे मित्र में उनको समझाइश दूंगा कि वो थोड़ा सा आपने बोले गए शब्द में वो विनोद में बोल गए ये मान के चलो, वो अर्ध सत्य पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? मैं उसका उत्तर देता हूँ। जैसे खेल है ना, खेल कुछ इंडिविजुअल गेम होते हैं, जैसे निशानेबाजी आप करोगे कोई परेशानी, नस पकड़ लेते हो आप सट से। क्यों? मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। वही हाँ बढ़िया बता रहे हो आप। हाँ बात समझ में आ गई। हाँ। लेकिन हॉकी में आगे अकेला नहीं खेल सकता, तो टीम में खेलना पड़ेगा। मैं क्रिकेट अकेला नहीं खेल सकता, फुटबॉल अकेला नहीं खेल सकता, ऐसे राजनीति कोई अकेला नहीं खेल सकता। गलत। जबरदस्त, राज्यवर्धन जी को आपने करियर मोटिवेशन दे दिया। हम आपने याद दिलाई, मैंने तो देखा नहीं था, मेरे भाई है, मैं बोलूंगा उनके जरा। टीम मैन टुगेदर ईच अचीव मोर, साथ मिलके ज्यादा हासिल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल बना करके हम तो विक्रमादित्य की नगरी वाले नवरत्न चला रहे थे। सभी राजा, कोई भी राजनीतिज्ञ टीम गेम के बिना कैसे चले? ठीक बात, लेकिन जनता जो होती, देवता भी इंद्र दरबार। समझ गया सर, मैं समझ गया, आपने राज्यवर्धन जी के लिए मैसेज दे दिया। लेकिन जनता जो होती है उसे कंपैरिजन करने में बड़ा मजा आता है। अब यहाँ मामक सरकार थी। अरे जनता बहुत जोरदार है भाई साहब, जनता का तो मैं शुरू से कायल हूँ। क्या विकेट उड़ता है तो ताली बजती, मजा आ जाता है जनता को। उसी आदमी के लिए ताली उसी के लिए, उसी जनता को बैट से बाल गई स्टेडियम के बाहर, तो उसके साथ ताली तैयार। मैंने अखिलेश यादव से पूछा था सवाल कि राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? कहे जनता ही होगी। तो मैंने तो कही जनता, इसीलिए जनता भगवान होती है, जो बोला गया है ना, इसीलिए बोला है। तो जो भगवान आपकी है वो कई बार जैसे देश में लोग बात करते हैं तो मामा को लेके सेंटी हुए आते हैं, कहते हैं मामा बड़ी मेहनत किए थे और किस्मत जबर आपकी हो गई। तो ये की कंपैरिजन होता है, क्योंकि आप अभी भी शिवराज जी से लोग, जैसे आपके वो नेता रहे, आप भी उनका काम किए हो, लेकिन 10 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहे, तो कंपैरिजन तो होता ही होगा। आप जाते होगे, आप पे कामों की समीक्षाओं में, हर चीजों में शिवराज जी ऐसे करते थे, आप ऐसे करते हो, हालांकि आप लोग बहुत अलग पर्सनैलिटी हो। देखिए ये हमारे देश का कल्चर है। हमने देश में 2 प्रधानमंत्री देखे, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे हमारी पार्टी से, हाँ, एक मोदी जी, और मोदी जी भी देखे। तो हमारी पार्टी में तो दोनों का अपना आपको ज्यादा फेवरेट कौन से है? मैंने क्या कहा, हमने तो दोनों का ज्यादा फेवरेट आप कौन से हैं? देखो मैंने मोदी जी के साथ काम किया है तो मैं उनके अनुभव की बात कर सकता हूँ। अगर नदी जोड़ो अभियान हमको मिला है, अटल जी ने स्वप्न देखा। पॉलिटिकल साइंस की डिग्री का पूरा उपयोग कर लिया आपने? मैं तो नहीं जानता हूँ, आप मार्किंग कर रहे हो। जबरदस्त। तो हाँ, ये जो हमने सवाल आपसे पूछा था कि जैसे जब यहाँ पे कैंपेन खत्म, सर इलेक्शन जीते तो शिवराज जी थे, विजयवर्गीय जी थे, तोमर जी थे, सिंधिया जी है, वो बड़े बड़े नाम चर्चा चलती है। कभी लगता नहीं कि कभी आप देखो 4-5 पहिए है, कोई एक निकाल ले गया तो? कैसी बात करते हो आपने? विराट कोहली को नहीं देखा, उनकी टीम में कौन कौन थे? तो फिर गावस्कर किसकी टीम में थे?
सचिन तेंदुलकर की टीम में गावस्कर भी थे। कमलनाथ जी का एक पावा आप में लगा है। मेरे से मैंने क्या निवेदन किया, आप मेरी बात आप समझो तो सही। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से विक्रमादित्य की नगरी से हम आए हैं कि विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठते ही जो कहा जाता है कि एक गडरिया भी बैठेगा तो न्याय करेगा, वो इतनी पवित्र। ये तो आपकी नीयत है ना, आप न्याय करना चाह रहे हो। तो आप कह रहे हो कि मैं टीम मैन हूँ, लेकिन जो अगल बगल वाले हैं, तो आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो सीधे सीधे ही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ टीम गेम में जो कप्तान होता है सब उसकी बात मानते हैं, उसके आधार पे चलते हैं। ठीक बात। और अगर कुछ सुझाव अच्छा देते हो तो कप्तान भी मान लेता है, उसमें गलत क्या है। अभी मैं जैसे पत्रकारों के बीच में बैठा था, मैं हमको तो चाय पीने का मौका चाहिए था, हमने कहा चाय बनवा दो, पोहा खा लेंगे। पोहा खाते खाते किसी ने धीरे से हमसे कहा कि प्रहलाद पटेल जी, विजय वर्गीय जी, राकेश जी थोड़ा थोड़ा कोशिश करते रहते हैं। नहीं, ये तो क्या होता है, लड़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, इनके चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो ऑल इज वेल है। बिल्कुल वेल है, वेल ही वेल है। कैसे सबको मैनेज कर लेते हो? अब ये वाली कला थोड़ा बताइए ना हमको। मैनेज थोड़ी करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, आप बुरा मत मानना, आपके घर में परिवार में बड़े कौन कौन है घर में? पिताजी हैं और बड़े पापा हैं। हाँ, दादा तो रहे नहीं, वो स्वर्गीय हो गए। जो भी हैं, हाँ, वो सब आपसे बड़े हैं ना, सब बड़े। तो आप बाजार में से जब घर जाते हो, आप उनको सबको मैनेज कैसे करते हो? हमने आपकी सेंटर में देखा, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। मेरी निवेदन तो सुनो, कैसे मैनेज करते हो? पाँव छू के नमस्ते भैया, और सम्मान देके, सुन रहे जो सुझाव दे दिए। ये तो आपने क्रिया बताई, क्रिया से कोई संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्टि विचारों से होता है। जब आप अपने किए गए काम से उनके सामने कोई विषय रखते हो और या वो कोई टारगेट आपको देते हैं, उस पर से आप समाधान बताते हो, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग बनती है। महत्वाकांक्षा तो होती ही नहीं है। महत्वाकांक्षा अलग विषय पे चले जाओगे। सब आपकी तरह थोड़ी ना, तो सब मोहन यादव थोड़ी ना होता है टिकट वापस कर लो। मैंने निवेदन फिर किया, ये चीजों से ही हमारा अपना मूल संस्कार से आपकी आप बताइए। तो आपको लगता है आपके जितने भी कॉम्पिटिटर, सहयोगी, आपके कॉम्पिटिटर कहना गलत होगा, सहयोगी आपके जो है, उनमें किसी में महत्वाकांक्षा नहीं है? देखिए, हमारी जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, हाँ, वो पार्टी का काम करने का तरीका आप देखोगे तो उसमें उत्तर मिल जाएगा। उमा भारती जी आप एक पार्टी। अरे हमारा निवेदन, जब तो मैं बता रहा हूँ, उमा जी के बारे में भी गई थी छोड़ मेरा निवेदन। कल्याण जी आप एक पार्टी थे। आप हमारा निवेदन सुनो। हमारी धारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अंततः हमारी धारा के साथ ही जुड़ता है। माननीय उमा जी से लेकर के जो भी आज हमारी पार्टी में है, क्या आप मान के चलो वो नड्डा जी को नहीं मानते? क्या मान के चलते मोदी जी को नहीं मानते? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ पर जो पद्धति है, जो दायित्ववान व्यक्ति है, हम तो उस संघ की शाखा में जाते हैं जहाँ कोई बाल स्वयंसेवक भी शाखा लगाएगा तो हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक भी उसको प्रणाम करते, क्यों? जो शाखा लगा रहा है। हमारे यहाँ जो भाजपा की दृष्टि से अध्यक्ष की चेयर पे बैठता है उसको सब सम्मान करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का नहीं, कुर्सी का, व्यवस्था का सम्मान है। इसीलिए मुख्यमंत्री के पद का सम्मान है। तो आप 5 साल, हर एक किसी को, आप 5 साल मुख्यमंत्री रहोगे, कॉन्फिडेंट हो? मैंने फिर दूसरी बात कही कि 5 साल मैं मेरी इच्छा से थोड़ी गया हूँ। हाँ, मेरी पार्टी के लोग ने तय किया। मेरी पार्टी के लोग जब तक चाहेंगे मैं रहूंगा। वो पार्टी अपेक्षा चाहे करेगी कि आप अच्छा काम करो, मैं कर रहा हूँ जितना मेरे से बन रहा है। मेरा मूल्यांकन मैं थोड़ी करूंगा। मेरी खामोशी ने हजारों जवाबों की लाज रखी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारी बात आप जानो। ठीक बात। 1 साल आपको हो गया, 1.25 साल में क्या काम आपने ऐसा किया जो आपको लगता है यार ये मैंने कुछ अच्छा किया, इसको दुनिया को जानना चाहिए? ये बोलने में जल्दबाजी नहीं हो जाएगी। फिर भी 1.25 साल में कुछ तो राजनीति में इतने बड़े राज्य के लिए साल भर, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा लाइन से, हमने साइबर तहसील लागू की। कोई भी प्रॉपर्टी, किसी किसान को इधर से उधर जमीन, मान लो बंटवारा करना है घर में या कोई कारण से जमीन बेचना हो, तो पटवारी के नामांतरण कराने में वो परेशान हो जाता था। आप भी जानते हो, 50 आरोप लगते थे। हमने आधुनिक तकनीक लगाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसे ही रजिस्ट्री कराएगा या नामांतरण कराएगा या बंटवारा करेगा, अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। ठीक बात। तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में अलग 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले, जो मैंने प्रारंभ में बात कही थी कि सब प्रकार की पढ़ाई के लिए एक एक जिले में कम से कम एक आदर्श कॉलेज होना चाहिए, जिसमें हमने टारगेट तय किया कि हमारे बजट को 5 साल में डबल कर देंगे। हमने टारगेट किया कि हमारा सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़कर के 1 करोड़ हेक्टेयर तक हो जाएगा। उसके 5 साल के चरण करते करते अलग अलग टुकड़ों में बात की। हमने ऐसे थानों के लगभग 1000 के आसपास थाने
70 साल से थानों की सीमाएं नहीं बदली गई थी, आबादी इतनी बढ़ती गई। तो आबादी के परिप्रेक्ष्य में हमने उसको समेकित करने का प्रयास किया कि पुलिस की व्यवस्था से व्यक्ति को नजदीक से नजदीक कैसे पहुंचाया जा सके। उसके जीवन में जब आवश्यकता पड़े तब वो इतने लंबे दूर जो आजादी के पहले के बने हुए थे उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। पुलिस वालों से हमने सारे के सारे जिलों की सीमा बदलने के लिए परिसीमन आयोग बनाया। कहीं हमारा 5 लाख का जिला, कहीं 40 लाख का जिला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में कई पत्रकार भी हमसे जिक्र कर रहे थे कि ये जिलों का परिसीमन क्यों किया आपने? इसलिए कर रहे हैं भाई साहब कि 55 जिले हमारे बने हैं और उसमें निवाड़ी जैसा जिला जिसकी आबादी 5 लाख भी नहीं, और एक जिला इंदौर है जिसकी आबादी 40 लाख है, इन उज्जैन है हमारी आबादी 35 लाख है। तो अगर हमारी इतनी बड़ी आबादी है और ऐसे में हमारे संसाधनों के ठीक से बंटवारे के अलावा लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सब व्यवस्थाओं के लिए हमको पुनर्सीमा का वापस परिसीमन लाना पड़ेगा, ताकि युक्ति युक्तकरण के आधार पर हम पदों पे भी इसी प्रकार से कर रहे हैं कि आज इस प्रशासनिक दक्षता की दृष्टि से कौन से पदों का वहां युक्ति युक्तकरण कर किया जाए ताकि वो पद वहां मिले और व्यवस्था का संचालन ठीक से हो। तो लंबे समय तक चलने के लिए हमको सुव्यवस्थित रहना पड़ेगा। ठीक, लड़के लोग हमसे बहुत मैसेज किए कि सर से कहिएगा कि लैपटॉप बांटने कहे थे, स्कूटी देने कहे थे, वो उस बारे में बात नहीं हो रही है। कब मिलेगा लैपटॉप, कब मिलेगी स्कूटी? देखिए उनकी श्रेणी बनी हुई है और उनको मिलती जा रही है। मेरे पार्टी आपने? हाँ, जो बराबर जिस लाइन के है, जो योजना हमारी एक नहीं है, 170 योजना है। नहीं, इलेक्शन में जो वादा किया मैंने क्या कहा, तो इलेक्शन में बटी थी ना। जो योजना जिस टाइम पीरियड की थी वो उस टाइम पीरियड में हुई। आज हमारे लिए जो हमने योजना लागू करके सरकार बनाई, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा था कि हम गेहूं का दाम 5 साल में 2,700 रुपये क्विंटल कर देंगे। अब हम क्रमशः 125 रुपये बोनस देते देते उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो हमारा 5 साल में 100% हो जाएगा। आपकी प्राथमिकता किसानों की टूट मुझे काफी दिख रही है। नहीं, मेरी सभी तरफ है समान रूप से। आप सेक्टर पूछो। जैसे फिर मैं पूछ रहा हूँ, लैपटॉप वाली क्या योजना अभी आपकी है? मैंने कहा कि लैपटॉप वाली योजना के लिए जिस श्रेणी के बच्चों को जो लैपटॉप मिलना चाहिए, उस श्रेणी के बच्चों को वो सामान पहले पैसा डाल दिया गया था खातों में, खातों के बजाय। और कुछ हद तक मेरी जानकारी में, क्योंकि मेरे टाइम की योजना नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि वो 1 साल की योजना थी, सिर्फ 1 साल। इसलिए हम परमानेंट योजना नहीं थी। हाँ, हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने कहा फिर भी जिन योजनाओं, जैसे साइकिल हमारी बच्चों को देने की थी, बच्चों को पहले पैसे जा रहे थे तो बच्चे के पिताजी घर में उठा लेते थे पैसे। इस साल हमने साइकिल खरीद के बांट दी वापस। ठीक है, ताकि हमने कहा कि जो योजना ऐसी है उनका लाभ मिले। हम आपको 1 साल का बेनिफिट ऑफ डाउट पूरा देके चलेंगे कि आपको 1 समय हुआ है तो इतना डाउट देंगे। लाडली बहन योजना कंटिन्यू रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आप लोगों ने पूरे देश का रास्ता दिखा दिया है। झारखंड में देखिए आप लोग हार गए इसी लाडली बहन योजना चलते। ये मैं नहीं मानता कि उसके कारण हार गए कि जीत गए, लेकिन ये बात तय है हमारी नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहनों को मदद करने की ये हमारी योजना है। 1250 से 3000 जाएगा, आपने शायद कहीं कहा था। अरे हमने तो कहा कि हमने, और अभी उज्जैन में आप हैं, यहाँ 2 कारखाने चल रहे हैं, आप चले जाइए, दोनों कारखानों में 4-4 हजार बहनों को नौकरी दे रहे हैं। और वो नौकरी में अगर 12,000 या 15,000 फैक्ट्री मालिक दे रहा है तो 5,000 रुपये महीना इंसेंटिव हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो वाकई 8 घंटे काम कर रही है तो 10 साल तक सरकार 5,000 रुपये महीना फैक्ट्री में देगी। क्योंकि हमने कहा कि भाई हमारी बहनों के हाथ में पैसा जाए तो तकलीफ क्या है। अच्छी बात है, 2,47,00,000 महिलाएं लाभ उठा रही हैं। 1,29,00,000 है। 1,29,00,000 है, लेकिन अभी इसमें कई सारा नाम कट गया 60 साल के ऊपर वाला। देखिए योजना ही ऐसी है ना। आप सवाल पूरा कर। अरे मैं तो बता ही देता हूँ, नाम क्यों कट रहा है? सर ये जादू दिखा के सवाल इधर था, सवाल इधर थे तो जादू दिखा रहे थे। नाम 60 साल के ऊपर काट दिया गया। अब उसमें आया है कि जो आपको मालूम फॉर्म भरने के टाइम पे क्या फॉर्म भरा गया, 21 साल वाले ऐड नहीं हुए। आपने पढ़ा क्या योजना जब चालू हुई तो आपने जो फॉर्म दिया था आपने पढ़ा है? हमको तो यही पता है कि 21 साल से लेकर आपने प्रश्न उठाया ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने फॉर्म? हमने मध्य प्रदेश का नहीं पढ़ा लाडली बहन फॉर्म। प्रश्न कर रहे हो? हमने ये पढ़ा। मेरा निवेदन 60 जी आप बता दीजिए सर। जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखा था कि इस योजना का पात्रता 60 वर्ष की उम्र तक रहेगी। हाँ सही बात है ये। तो फिर अब नहीं ये तो मैं कह रहा हूँ, ये 60 साल जो आप कह रहे हैं ये सच, ये तो जानता नॉलेज मुझे है कि 60 साल के बाद की महिलाओं को नहीं मिलेगा, है ना। अब आपने एक बात कही, अब मैंने कहा 60 तो आपने काट दिया जी। जो नए बच्चे ऐड होने थे आपकी पात्रता के हिसाब से 21 साल शायद आपका जो पैरामीटर था, 20 साल के ऊपर या 21 साल जो भी था वो ऐड नहीं हुए। मैं ये कह रहा हूँ काटने वाला कट गया। मैंने क्या कहा, अभी एक बात हुई पुरानी वाली जो आपने प्रश्न किया
के नाम काट दिए, तो अब मैं सही हूं कि नहीं? बिल्कुल सही आप है। आपके ये योजना का यही पॉलिसी थी कि 60 साल के बाद नहीं मिलेगा। अब ये बात को हमारे विरोधी कहते हैं कि इन्होंने नाम काट दिए। नहीं, अब मैं उसको क्या मानूं? आपने वो आपकी योजना यही थी, दैट्स जस्टिफाइड है ना? हाँ। अब दूसरी बात कि हमने केवल लाडली बहना ही देना है क्या? हमने तो कहा कि हम 5,000 रुपये इंसेंटिव दे रहे हैं अगर बहन काम करने आ रही तो हम ये जो औद्योगिकरण का दूसरा दौर चालू कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पे बहनों को उनकी जिंदगी में और सक्षम बनाने के लिए और बड़ी योजना, यानी अब दूसरी योजना में उनको और लाभ बड़ी मिलेगा। योजना चल रहे हैं, उस योजना में ऐड नहीं होंगे, किसी और योजना के थ्रू लाभ देने। आपको बताया ना, जैसे 5,000 रुपया इंसेंटिव रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में कोई बहन काम करेगी, हम उसको पैसा दे रहे हैं। हमने कहा कि आईटी सेक्टर में आए उसमें लाभ दे रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आए जो काम करना है। नहीं तो यही कंफ्यूजन था लोगों को कि 60+ वाला वो तो आपका पॉलिसी का पार्ट था। 20 के बाद आप ऐड नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम दूसरी योजना के थ्रू ना बहुत सारे लाभ दे रहे हैं अलग अलग। और जो इलेक्शन जिस टाइम योजना आई थी उस टाइम जो पात्र थे उनको इसके थ्रू मिलता रहे। हमने इनने तो कहा था ये योजना बंद कर देंगे, हमने योजना बंद नहीं की बल्कि उसमें पैसे बढ़ा दिए। भाई तो आपके लिए हमने कहा कि सीट निकाल लेंगे आप लोग। मैंने कहा कि हमने 1,000 देते 12.5 चालू कर दिया। 29 में 29 क्लीन स्वीप, ओनली बिग स्टेट। ये परमात्मा की दया है, जनता भरोसा करती है। कद तो बढ़ गया होगा आपका सेंट्रल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ना कद बढ़ता ना घटता है। हमारी पार्टी की विशेषता ये है, इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। छिंदवाड़ा जीत गया आप तो जीत गए मतलब कांग्रेस हार गई ये बोलो ना। तो उनकी बात, मैं आपसे बात करूं, आप जीते तो हम तो कही ना, हम कांग्रेस को हराने के लिए तो आए हैं। कांग्रेस को हराया ना हमने कहा कि ये जो कह रहे थे यूपी में डालमडोल हो गया मामला, सब जगह फंसे। ये जो कह रहे थे ना कि हम ये छीन लेंगे, वो गलती हो गई, वो फलाना हो गया, ये हो गया, ये उसी बात का जवाब है। देखिए बड़ा मजा आता है। मोदी ने पीठ थपथपाई थी। अरे क्यों नहीं, अच्छे काम पे तो सभी खुश होंगे। माननीय मोदी जी तो बहुत जल्दी तो अच्छा लगा। मैं तो आपको एक दिन सुन रहा था किसी वीडियो में और आपने कहा कि मोदी जानते नहीं थे मैं नारा लगाता था और फिर एक दिन हाथ पकड़ के ले गया, मैं डर रहा था कि मैं आगे कैसे बैठूं। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि मोदी जी का व्यक्तित्व एकदम बहुत ऊंचा है, अलग प्रकार का है और उनके जीवन पे कदम कदम पे हम चीजें सीखते रहते हैं। लेकिन उनका बहुत तो ये 29 वाले जानना मुझे, कुछ तो आया होगा, फोन आया होगा, बधाई आई होगी। नहीं बधाई तो है, आनंद तो है, उस बात का खुशी है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पार्टी के प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता ने अपनी अपनी, यही बात राज्यवर्धन जी को समझनी चाहिए ना। ठीक है, आपने नाम बदला। अब मेरे को बार बार आपको जब मैं देखता हूं यूपी में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा वाली लाइन में आप भी हैं। आपको भी बड़ा शौक है नाम बदलने का। क्यों नाम बदलते रहते हैं आप? सारे मुसलमान जो मुस्लिमों की पुरानी पहचान है उनसे। देखिए मैंने कभी ऐसा कहा कि मैं ऐसा करता हूँ? नाम तो वही बदले गए। लेकिन सब मेरे से पूछो से क्यों बदला, क्यों बदले नाम आपने? तो मैं बताता हूँ ना आपको। आपने उस लाइन में खड़ा कर दिया जहाँ मैं बोलना नहीं चाहता था। इतनी जल्दी तो आप ले जाते हो जब मेरे को वापस पहुंचना नहीं है। वो बड़े लोग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आप बहुत सीनियर हैं, मैं उनकी तुलना में बहुत जूनियर हूँ। लेकिन एक मैं जानकारी देना, जैसे नाम में बताता हूँ। मौलाना एक गांव है, बड़ा नगर तहसील उज्जैन जिले का। अब मैंने पूछा कि इस गांव में कोई मौलाना है क्या? बोले कोई मौलाना नहीं है। हमने कहा कोई मुस्लिम बंधु है क्या? बोले कोई मुस्लिम नहीं है। तो अब मेरे को आप बताइए। लेकिन जहांगीरपुरी में तो है। नहीं है ना, जहांगीरपुर में भी एक मुसलमान नहीं। अब मैं क्या करूं उसका? और जहांगीरपुर, जब जहांगीर आए थे उज्जैन पे कब्जा करने, तब उनने जहांगीरपुर कर दिया। तो वहां के लोगों ने कहा जैसे गजनी खेड़ी तो चामुंडा नगरी थी। अब गजनी खेड़ी, जब गजनी लूट करके सोमनाथ से उज्जैन के रास्ते अफगान गया तो वो गजनी खेड़ी 3 दिन तक निवास करा उसने, तो गांव का नाम गजनी खेड़ी कर गया। अब सब लोगों ने कहा इतना भव्य मंदिर माता जी का उस समय भी लूट गया और 1000 साल बाद भी ये गुलामी के हम पे। मतलब अभी भी आप थकोगे नहीं, अभी आगे और नाम बदले जाएंगे। मेरा निवेदन ये है, हम जनता चुनती सरकार, वो सरकार चलती जनता की भावना के अनुसार। और जनता ने कहा कि जिस नाम, मेरा गांव का नाम मुख्तियारपुर, और कोई मुख्तियार नहीं तो क्यों होना चाहिए मुख्तियारपुर? तो जनता की भावना हम नहीं रखेंगे। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। गांव ने अगर प्रस्ताव दिया है कि हम सब मिलके तय कर रहे हैं पंचायत से कि कृपया करके मुख्यमंत्री जी इस पंचायत का नाम बदल दो, तो पंचायत का नाम बदलने का पावर सरकार के पास से मुखिया तक ही आएगा। चलो ये बात आप एक इमोशनली आप पुरानी चीजों को रिस्टोर करने कह रहे हो, लेकिन जो दूसरा पक्ष है
इस प्रदेश का जो मुसलमान जिसने मुझसे कहा, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मौलाना का नाम आने पर पेन अटकना बताता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठे शख्स की सोच थोड़ी और बड़ी हो सकती है, थोड़ा दिल और बड़ा हो सकता है। मैंने आपसे फिर कहा, मैंने उस समय भी बोला, अभी भी बोला, गांव में कोई मौलाना नहीं है, गांव में कोई मुस्लिम नहीं। अब पेन अटकेगा नहीं तो क्या चलेगा? आप बता दो। एंटी मुस्लिम हुआ? मैंने क्या सीख रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो मेरे जितने नजदीक मुसलमान के पसंद करते हो आप? अरे मेरे जितने नजदीक के तो सब मुस्लिम ही है, तो मैं क्या करूँ? तो वो सब चिल्लाते नाराज नहीं होते? कोई नाराज नहीं होता, इसलिए दोस्ती चल रही। वो नहीं कहते यार तुम सारा मुस्लिम काट दे रहे हो हमारा। मेरे को अगर एक दोस्त ऐसा बोलता तो मैं बताता ना। तुमने एक मस्जिद भी गिरवा दी। मुझे गर्व है, मेरे जितने मुस्लिम दोस्त थे उनने कहा कि हाँ, गांव में कोई मौलाना हो तो। कौन कौन दोस्त है मुस्लिम आप? बहुत दोस्त। 2-4 नाम बताओ। मेरे नाम आप मेरे पहचानते हो क्या उनको? मैं नहीं जानता, आपके लोग जानते होंगे। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ट्रैक कर लेंगे कि मोहम्मद अकबर है, अनिल है, अनिरुद्दीन है, बहुत सारे। अब देखो अकबर चले गए लेकिन अकबर अभी भी है। तो अब मेरा कहना कि अकबर है तो क्या अकबर नाम रखना गलत है? लेकिन ये बात है उसकी भावना कितनी अच्छी है, जो मेरे दोस्त इस बात का समर्थन कर रहे हैं। चलो ठीक, ये बात आपकी मान ली मैंने। लेकिन मैं इनकी नहीं कह रहा हूं, आप इसके लिए जाना पड़ेगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लोग मुस्लिम भाव को कितने अच्छे ढंग से बताते हैं। इंडोनेशिया में पूरा दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम देश आबादी की दृष्टि से कोई है तो इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया के लोगों ने घर घर रामायण खेलते हैं अभी भी, और उनकी एयरलाइंस भी गरुड़ एयरलाइंस है। वो कहते हैं भाई गरुड़ हमारे विष्णु भगवान का वाहन है, और वो विमान की यात्रा करता था। तो फिर अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तान की क्यों कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोग भी देखो ऐसा नहीं कहते नाम बदलने पे, हमारे यहाँ लोग शिकायत करते रहते हैं। तो मेरे को पाकिस्तान तक क्यों ले जा रहा हूं? मैं इंडोनेशिया आपने एक इंटरव्यू में कह दिया, 2-3 जगह कहा आपने। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान की मानसिकता बताता। हाँ, कि उनकी हमसे बेहतर है कि वो शिकायत नहीं करते। मैंने ये बोला। दूसरी बात, आप कभी मेरे को जानकारी नहीं कि आप किस बात आपने, मैं स्टेटमेंट बता दे रहा हूं, आपने कहा देखो हमसे उससे बेहतर तो पाकिस्तानी है जो कम से कम एक्सेप्ट करते हैं, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकी, हिंदुस्तान में रहने वाला। से मैं बताता हूं ना आपको, ये तो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के लोग, हमारे देश का नाम क्या है सर? भारत। इंडिया, दैट इज भारत। ये आप बता रहे हो? हाँ, संविधान के हिसाब से। ये मैंने क्या कहा? हाँ। लेकिन पाकिस्तान के लोग जिस दिन पाकिस्तान बनाया था, हाँ। उस दिन उनसे उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान है, तो वो हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे वाले तो सब बनाए थे ना, मतलब मेरा निवेदन तो सुनो। आपके आरएसएस में भी मुस्लिम विंग है। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैंने तो कहा मेरे दोस्त है। हाँ। तो मैं जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है उनका सम्मान करता हूँ, जो इस बात को मानते हैं भाई हम पूजा पद्धति हमारी नमाज पढ़ना, अजान देना, पवित्र कुरान पढ़ना, वो अपनी पद्धति है उनकी, इससे ना नहीं। अरे हमारे पास तो 33 करोड़ देवी देवता है, कोई राम को माने तो 33 करोड़। 33 करोड़, और इसके बाद करोड़ नहीं, करोड़ नहीं शायद, करोड़ है नहीं, अरे 33 करोड़ है। 33 कोटि देवी। अरे कोटि करोड़ में आप अंदर बता दो, ओके, उलझ जाओगे। इसीलिए अधर्म में आपका नॉलेज ज्यादा होगा। नहीं, मेरा कोई धर्म में नहीं है, लेकिन अधर्म में नहीं है। हमने जितना पढ़ा उसमें करोड़, मैंने किसी बाबा ने हमको सिखाया था करोड़ नहीं है। मैंने क्या बोला? बाकी हम जानकारी की बता रहा हूँ। हमारे यहाँ आर्य समाज है, वो कोई पूजा पद्धति नहीं, उनके पास यज्ञ करते। तो हमारे यहाँ ये भाव है कि भाई आप पूजा पद्धति कोई भी रख लो, ठीक बात, लेकिन अल्टीमेटली राष्ट्रीयता तो आपकी देश से जुड़ेगी, और राष्ट्रीयता हिंदुत्व है। इतनी सी तो बात। ये अब यही बात आ गई। क्या है? जैसे मैं हिंदू हूं, मुझे मजा आ रहा है, मैं हिंदू हूं, मुझे मजा आ रहा है कि राष्ट्रवादी हिंदू रहेगी, लेकिन हो सकता है कोई मुसलमान उसको मजा ना आ रहा हो। ये आपने क्यों सोच लिया कि जन्माष्टमी आप बना रहे हो सरकार के तौर पर? जन्माष्टमी मैंने क्या कहा? अरे आप गीता उत्सव कर रहे हो, फिर वो कह रहे हो कि भाई हमारी ईद भी कर दो यार, आप मुख्यमंत्री हो, आप बकरीद भी बना लो। मैं देखो वो ईद मनाते हैं, हम छुट्टी रखते हैं, हमको क्या मना है? मनाते तो नहीं हो ना? मेरी बात, मैं क्यों मनाऊंगा? मेरी वो नवरात्रि मनाते हैं क्या? आप उनके मुख्यमंत्री हो। अरे मेरी बात सुन, तो वो मेरे राज्य के नहीं लोग, बट मुख्यमंत्री अपने फादर हो गया ना। मैंने ऐसा, दोनों में फर्क है। आप इसको इस रूप में मत लो। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, मेरी जिज्ञासा है समझने की। आपको समझाने के लिए बता दो, ये जो पूजा पद्धति का मैंने विस्तार से आपको बताया ना, कि अगर मैं आर्य समाजी हूँ तो मैं रोज यज्ञ करूंगा। हाँ, मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा। हाँ, सही बात इसका मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ क्या है? तो यही फर्क उन पे आ जाएगा कि अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो भी वो अपने मुस्लिम है, लेकिन वो देशभक्त हैं, ये गौरव की बात है, और वो हिंदुस्तान को मानते हैं, और अच्छी बात है। तब मैंने सही कंपैरिजन किया था, योगी जी और हेमंता जी से बढ़िया कंपैरिजन किया था मैंने कहा मेरे कंपैरिजन से मैं चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, बार बार ले जाते हैं वहाँ। आपको दोनों में ज्यादा पसंद कौन आता आपको? मैंने क्या कहा? ये तो दोनों काम देख रहे हो आप। देखो दोनों सीनियर है, दोनों वरिष्ठ है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी तुलना में तुलनात्मक रूप से किससे इंस्पिरेशन लेते हो आप पॉलिटिक्स में, एक्सेप्ट मोदी जी, मोदी, शाह, नड्डा जी छोड़ के? क्यों?
ये तो 3 तो आपके टॉप लीडरशिप, इनका नाम तो आप लोगे ही लोगे, इसके अलावा किससे इंस्पिरेशन लेते हो? तो दूसरे से लेने की जरूरत क्या है? अरे आपके बड़े नेताओं में और किससे लेते हो? यार मोदी जी से बढ़ के कौन आदमी है? आज आप भी कहाँ चक्कर में पड़ो? ये तो सेफ वाला आंसर हो गया। सेफ कहाँ से हो गया है? यही मूल आंसर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों? आप बताओ ना, एक के साथ सब, सबके साथ एक, हमारी पार्टी का नारा है। अलग से नहीं है, सबका साथ सबका विकास, सबका नारा है। अब तो नया वाला चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये मैं नहीं बोलता हूँ। आप इससे यकीन करते हो नारे पे? मेरे एक रहेंगे सेफ रहेंगे। जबरदस्त सर, जबरदस्त। और आगे नाम जैसे बदले जाएंगे, शहरों के, पंचायतों के, शहरों के भी नाम बदलोगे? भाई ये सरकार चलाना, ये पूरी 5 साल की व्यवस्था रहती है। ठीक है। तो निर्वाचन के बीच में ऐसे आने वाले सारे प्रस्तावों पे उनके गुण दोष के आधार पर निर्णय करते जाएंगे। महाकाल का कितना इम्पैक्ट आप पर रहा है? महाकाल पे किस पे इम्पैक्ट नहीं है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं। मैंने कहा थोड़ी उनकी महिमा बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं देश में जो बाकी हिस्से में लोग देखें, महाकाल की थोड़ी महिमा बताइए हमें, आप समझा सकते हैं बेहतर। मैं इतना ही बता सकता हूं, अगर आपने महाकाल का विषय लिया है तो महाकाल का मतलब भगवान काल के देवता, और काल के देवता मतलब समय के देवता, और समय व्यक्ति का माँ की गर्भ की अंदर आने वाली आत्मा से ही शुरू हो जाता है, और शरीर छोड़ने तक उसका समय पूरा नियत रहता है। ना वो बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। लेकिन इस लोक में, मृत्यु लोक बोलते हैं इसको, अगर वो धरती पे आता है तो अपने समय का जो बेहतर से बेहतर उपयोग करेगा वो ही स्मरणीय रहेगा। बाकी शरीर भी चला जाएगा, वक्त भी चला जाएगा। जय महाकाल। लेकिन सर मेरे मन में एक सवाल महाकाल को लेकर आता है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि महाकाल को ये आपसे पिछली सरकारों से चला आ रहा है, मतलब ये, इसका एलिगेशन मैं आपको नहीं दूंगा, इसका मैं सब कहूंगा, और ये देश के हर मंदिरों में, कि मंदिरों को हमारे यहाँ देश में 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। अमीर के लिए अलग मंदिर, गरीब के लिए अलग मंदिर। बड़ा आदमी आया तो छोटा आदमी दर्शन नहीं करता, तो बड़ा आदमी निकल ना जाए, पैसा है जल्दी दर्शन कर लो। आपको लगता नहीं कि ये व्यवस्था हमारे धर्म में, अगर इस पर आप लोग विचार करें, क्योंकि आप लोग उस पद पर है, तो जो दर्शन करने व्यक्ति आएगा उसके लिए सुगम अनुभव रहेगा, वो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद चले जाएगा? ऐसा लगता है कि अमीरों के भगवान अलग हैं, गरीबों को समय इंतजार करना पड़ता है। ये एक मंदिर की कहानी नहीं बता रहा हूं, ये देश के हर बड़े मंदिर की, लेकिन क्योंकि मैं और आप बैठे हैं उज्जैन में, तो मैं उज्जैन के संदर्भ में आपसे पूछ ले रहा हूं। देखिए क्या हो गया, मैं आपसे 100% सहमत हूं। हमने काफी बदलाव किए हैं, सुधार भी किए हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में। और ये बात भी सही है कि हमने महाकाल पर पूरे ध्यान देश का जाए, इसलिए कई प्रकार के विकास के काम भी किए हैं। क्योंकि मैं तो उज्जैन से बाल्यकाल से जुड़ा हूँ, इसलिए बाबा महाकाल की वैभव, उनकी गाथा, उनकी विशेषता, उनके दर्शन का लाभ अधिकतम लोग उठाए। इसलिए हमने बाबा महाकाल के महालोक का भी निर्माण कराया। सामने बैठ करके 17-18 तरह से अलग अलग रोज आ सकती व्यवस्था भी बनाई, और खासकर मेरी सरकार के बनने के बाद भी हमने उसमें काफी सुधार किए। जैसे उदाहरण के लिए ये भस्मारती का बहुत आकर्षण रहता था, तो भस्मारती में हमारी सारी क्षमता मिला ले तो 2200 से लोग ज्यादा नहीं बैठ पाते। हमने चलित भस्मारती चालू कर दी, जितने लोग भी चलते चलते भी 2 घंटे बैठ के क्यों देखना, दर्शन तो कुछ पल के लिए भी पर्याप्त है, तो वो भी सिस्टम चालू किया। अपने यहाँ गर्भगृह के अंदर जाने का बहुत आकर्षण था, काफी विवाद रहता था अंदर जाने का। हमने गर्भगृह के दर्शन ही बंद कराए कि आप बाहर से करिए, जितने लोग कर सकते हैं। ये व्यवस्था में थोड़ा सा मुझे संकट भी आता है कि कुछ वीवीआईपी टाइप के दबाव रहते हैं, उसके कारण कष्ट आता है, लेकिन वो व्यवस्था खिलाफ लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा और ध्यान दीजिए कि आप भी भक्त हैं, और जैसे अभी खबर आई थी, मुझे बड़ा बेचैन कर गई कि कुछ लोग थे वो दर्शन के नाम में पैसा सा ले रहे थे, आप लोगों से गिरफ्तार भी करवाया, कार्रवाई कर रही। हाँ, हमने ही कहा, बट ये एक भक्त के नाते आपको भी दुख हुआ होगा। नहीं, इसीलिए कि, लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई चोरी कर रहा है, हम अवॉइड करेंगे तो और बड़ा हिम्मत करेगा, तो हमको अड़ना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली गलत बात तो गलत है, उसको दंड देना पड़ेगा, उस पर खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। ठीक बात है। अब एक बार जरा वो हमारा यस और नो वाला डंडा दीजिए भाई साहब। तो सबसे पहले यस, या आपके पास जो है यस या नो में आपको जवाब देना। आप चाहें तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। बीजेपी में परिवारवाद है, यस या नो? नो? क्या मालूम, आप पूछ रहे तो मैं उधर दिखा रहा। कोई बात नहीं, नो है। चले ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपसे इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं लूंगा। मोहन यादव जी इसलिए सीएम बने क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, यादव हैं?
गलत लोग कहते हैं जो कहते हैं ये? इस पर कुछ ऐड करना चाहोगे आप? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं मेरी अपनी, जैसे आपने खुद ने कहा है कि मैं तो 2003 में मुझे टिकट मिली और मैंने छोड़ी, तो मैं अगर इस वर्ग से आता था, ये होता तो इसका मतलब मैं ना कर सकता था क्या? ठीक। इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यस या नो? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसका मतलब मैंने फिर बार बार कहा कि आप कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं? अमेरिका में अमेरिकन, रशिया में रशियन, तो भारत का बारे में क्या है? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। आप इसको क्यों अलग नाम दे रहे हो? और भारत का सही अर्थ में नाम तो भारत है। बट हिंदू राष्ट्र तो नहीं है ना मैंने सर? क्या, मैंने निवेदन, जहां राष्ट्रीयता की बात कर रहे हो तो राष्ट्रीयता तो वही है जो आप कह रहे हो। पाकिस्तान वाले कहते हैं हिंदुस्तान से आ रहे हो, क्या कहते हैं वो? आप कह दो यस, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो मैंने क्या, हिंदू राष्ट्र बनना क्यों चाहिए जो है तो? बट है कहां अभी? अरे क्यों नहीं कहते? नहीं है, यही तो है। हिंदू का मतलब सहिष्णुता, हिंदू राष्ट्रीयता से जुड़ती है, हिंदू सनातन पद्धति से जुड़ती है, हिंदू जीवन शैली है। हिंदू को कोई बनने बनाने से काम नहीं चलने वाला। कोर्ट वाली बात कोई जानकारी नहीं तो मैं क्या करूंगा? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट वाली बात। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानूंगा तो किसको मानूंगा? ठीक है, लेकिन हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए नहीं? ये बनना मतलब फिर वही कोई नया आके बनाएगा क्या? जो सनातन पद्धति जीवन की, वही तो राष्ट्रीयता जुड़ती है। ठीक है, चलिए। गोडसे जी गोडसे देशभक्त थे या देशद्रोही? गोडसे देशभक्त थे? मैं उस समय पैदा ही नहीं हुआ। आपने क्रिकेट अच्छा खेला है, हमको लग रहा है। अच्छी बॉल डक कर लेते हैं आप। आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी मुस्लिम के खिलाफ है, बिल्कुल यस या नो? बिल्कुल नहीं। नो, ओके। शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ क्या? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ गलत हुआ मुख्यमंत्री ना बनाकर? नहीं, ये आप कह रहे हो, ये तो कभी उनने भी नहीं बोला और मैंने भी नहीं बोला, तो आप मर्जी से कैसे कुछ कहते? ठीक है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिलना चाहिए? तो उसमें क्या राष्ट्रभाषा हिंदी है? नहीं सर, हिंदी हमारे देश की किसी भाषा को हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनाएगी भाई। नहीं, राजभाषा हिंदी, राजभाषा है। मैंने बोला ना, राजभाषा हिंदी है। मैं राष्ट्रभाषा की बात कर, नेशनल लैंग्वेज। मैंने क्या, राजभाषा हिंदी है ना, उसमें क्या दिक्कत है? और हिंदू पूरे देश में पढ़ी और सुनी जाने वाली भाषा है। ठीक है। देश का सबसे करप्ट नेता कौन है? क्या? देश का सबसे करप्ट नेता मोहन यादव जी की नजर में? मैं तो क्या बोलूंगा इसमें, ये तो कोर्ट डिसाइड करती है, लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि जब भी रिकॉर्ड उठा के दोगे तो हमारी पार्टी का तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। सबसे ईमानदार नेता कौन है? सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? माननीय नरेंद्र मोदी जी। ये तो आप लोग रटाया जवाब है। आपने प्रश्न ऐसा पूछा, मैं पूछूंगा फिट कौन है? मोदी जी तो चलो ठीक है। मध्य प्रदेश का आज तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? मध्य प्रदेश के बेस्ट आज तक का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा है? अब ये तो मोदी जी नहीं हो सकते। नहीं, इसमें आप थोड़ा सा जाति कर रहे हैं। जाति 1 2 3 बता दो चलो आप। मैंने इसलिए कहा 1 2 3 करेंगे तो इसमें हमारे जितने भी नंबर 1 में आएंगे तो शिवराज जी आएंगे, ओके, उमा जी आएगी, 2 पटवा जी आएंगे, 3। ठीक, डन है। मोदी जी के बाद अगला प्रधानमंत्री बीजेपी से किसे बनना चाहिए आपकी नजर में? आप किसे योग्य मानते हैं मोदी जी के बाद आपकी नजर में? देखो, मैं काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता हूं। ठीक है, एक लास्ट सेगमेंट है, उसके बाद आपको 5 मिनट फ्री कर दूं आपको मैं, दिस और दैट। टाइम तो खत्म हो, बस 5 मिनट सर। योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, आपको आप जिससे भी अपने आप को करीब पाते हो, दिस और दैट है, जिससे करीब पाते हो, योगी जी या हेमंत जी? करीब पाता हूं, मतलब हाँ। मैं योगी जी का भी मित्र हूं और हेमंत जी का भी मित्र हूं। एक थोड़ा होता है ना कि ज्यादा होता है हमारा। नहीं, कम ज्यादा तो मेरे को हिसाब नहीं लगाता हूं, ऐसा नाप तोल के क्या करना है। ठीक है। गांधी जी या सावरकर जी में कौन बड़ा विचारक था? गांधी जी सावरकर जी में बड़ा विचारक कौन था? दोनों की धारा अलग अलग है, लेकिन दोनों की धारा महान है। ठीक है। राहुल जी और केजरीवाल जी में अपोजिशन का ज्यादा बेहतर नेता कौन है? अब मैं इसको क्या बोलूंगा। दोनों एक से बढ़कर एक, दोनों फेल हुए हैं। दोनों के आधार पर देश ने निराश हासिल किया। 10 साल से मुख्यमंत्री राहुल जी के लोग कह रहे हैं क्या बोला, प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल जी। दोबारा मैं फिर बोल रहा हूँ, 10 नहीं 15 साल बोलो उनको। 2014 में उनकी रहते रहते ही सरकार गई और आज तीसरा चुनाव हार गए, 15 साल के लिए बाहर हो गए, तो उनको क्या बोलोगे? और केजरीवाल जी जिस बात को लेकर सरकार में आए थे, कांग्रेस में कभी नहीं जमूंगा, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, वो कांग्रेस से हाथ मिला रहे, इसको क्या बोलोगे? जितनी बातें बोली सब झूठी निकली। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव में यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है? अब मैं भी इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ जिस ढंग से आप देख रहे हो, क्योंकि क्या हुआ, आपकी बड़ी तुलना होती है सोशल मीडिया पे
कि बिहार में तेजस्वी जी, वहां पर अखिलेश जी, और बीजेपी ने कर दिया है आपको, और आपको आप भले नहीं मानते लेकिन लोग ये मानते हैं कि बीजेपी आने वाले टाइम में नेशनल पॉलिटिक्स में अखिलेश जी और तेजस्वी के सामने आपको शायद प्रोजेक्ट कर सकती है। देखो, मैं मेरी पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के विचार को लेकर आगे बढ़ता हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। इनमें से किसी संपर्क में आप हैं? मेरा कोई संपर्क नहीं। अखिलेश जी या आजम, क्योंकि आप आजमगढ़ के ही हैं, मतलब मूलतः। तो मैं 300 साल पहले मेरे पिताजी यहाँ आ गए ना, प्रचार करने गए थे आप सैफई, तो क्यों नहीं जाएंगे? अपना देश है। तो यादव सबसे बड़ा नेता कौन है देश में? मैंने फिर कहा कि कोई किसी जाति से मत जोड़िए। आप अपना नाम भी ले सकते हो। हमारी पार्टी नहीं, हमेशा नहीं, क्यों बोलेंगे? हम तो अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए जहां भेजेंगे हम जरूर जाएंगे, हमको क्या तकलीफ। हरियाणा में आप गए थे, आप जीत गए, अच्छा रिकॉर्ड है आपका। तो यूपी बिहार में, चलो मैं फिर बता, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, मोहन जी, यादवों का सबसे बड़ा नेता कौन है? मैंने इस दृष्टि से देखा ही नहीं किसी को। वो अपनी पार्टी के नेता, हम हमारी पार्टी के नेता। उन दोनों में ज्यादा बेहतर कौन है? फिर मैंने दूसरी बात कही, वो है बिहार में, एक यूपी में, उनसे क्यों तुलना करो? विराट को, चलो ठीक है, मत बताओ, आप बहुत डिफेंस के। विराट कोहली, रोहित शर्मा में कौन फेवरेट है आपका? विराट कोहली, रोहित शर्मा में? विराट कोहली। क्यों? देखो, पाक से, यहाँ देखिए, सट से आंसर दिया, 1 सेकंड नहीं लिया। तो क्या हो गया? बाकी वाले में टुक 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 नहीं है मुद्दा। आप टुक टुक मान रहे हो, क्योंकि मैं आपके हिसाब से उत्तर नहीं दे रहा हूँ। हाँ। लेकिन उत्तर देने का दायरा तो मेरे पास है ना। क्यों विराट कोहली? विराट कोहली इसलिए है कि विराट कोहली की अपनी एक नैसर्गिक शैली जो मुझे पसंद है। वो जो एग्रेसिव। अब मैं एक बताऊं, उनके बेन स्टोक्स फेवरेट प्लेयर है ना। अब 56 दुकान पे आप खरीदने अरे हाँ, मुझे याद आ गया क्यों विराट कोहली आपको भी तो मजा आता है भाई, तेरी ऐसी आपका ये गलत आकलन है। अरे हमने वीडियो देखा आपका। नहीं तो वीडियो देखा, तो वीडियो की पोजीशन नहीं देखी, कहाँ वीडियो। तो विराट कोहली की तो वही रहती है ना, वो खेलता है जब उसको मैदान में पूरी फॉर्म में रहता है, तब उसको बेन स्टोक्स याद आता है। देखो, जब कोई सेना में रहेगा तो सेना की भूमिका में रहेगा, कोई साधु रहेगा तो साधु की भूमिका में रहेगा। समझ गया मैं विराट कोहली आपके फेवरेट क्यों है। जी, जबरदस्त जबरदस्त। मध्य प्रदेश में क्या है सर, आखिरी सवाल, जो लोगों को यहाँ आना चाहिए? मध्य प्रदेश में वो सब कुछ है जिसको देखने के लिए जरूर आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, वन संपदा में, जीव संपदा में, खास करके वन्य जीव संपदा में, आप बताइए, जितना मध्य प्रदेश समृद्ध इतना कोई राज्य नहीं। हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी में, टूरिज्म में, फॉरेस्ट में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आप जिस भी क्षेत्र में देखना चाहोगे, मध्य प्रदेश से बढ़ करके बड़ी संभावना का, जिज्ञासुओं के लिए जानने का स्थान अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश भारत का इस तरह का हिस्सा है जो नदियों का भी मायका है। मैंने सुना नदियों को जोड़ भी रहे हैं आप। नदियां विश्व के पहला अभियान माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से 2 राज्यों के साथ नदी जोड़ो, केन बेतवा यूपी के साथ और पार्वती काली सिंह चंबल योजना राजस्थान के साथ, ये दोनों नदी जोड़ों पे हमने 2 बड़े प्रोजेक्ट किए, जिसमें माननीय मोदी जी ने 1,70,000 करोड़ की धनराशि हमको दी है। और आज ही हमने अपने राज्य के अंदर की एक नदी जोड़ो अभियान अलग चालू किया, जो कान्ह नदी और गंभीर नदी का था, जिसमें आज CR पाटिल जी उज्जैन आके गए। तो ये यशस्वी भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था कि नदी जोड़ों पे हमको जाना ही चाहिए, क्योंकि एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरी नदी सूखी है, तो दोनों को मिला देने से दोनों तरफ जीवन बदलेगा ना, दोनों को लाभ मिलेगा। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ा कि कांग्रेस ने 20 साल तक ये अच्छे विचार को टाले रखा और माननीय मोदी जी ने इस विचार को परवान चढ़ाया और हम राज्य में आगे बढ़ गए। आखिरी चीज, ये तो यस और नो है, लेकिन आपने एक बच्ची को उठाया था, उसके हाथ में तलवार थी, बहुत वायरल तस्वीर हुई नेशनल मीडिया। आखिरी करते बस ये आखिरी है, ये आखिरी है। वो तलवार सही था सर? तलवार बच्ची, छोटी बच्ची को देना? दोनों बातें। आपने तलवार नहीं, वो तलवार का खिलौना था। वो बच्ची के हाथ में तलवार का मतलब बच्ची गोद में है और अहिल्या माता का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, तो प्रतिकृति बना करके कोई बच्ची ऐसे कुछ लेके आएगी, इसको क्या मानोगे आप? अभी तलवारबाजी अच्छी करते हैं, क्यों नहीं करते? 10 बार करेंगे। तलवार अपना खेल है, ओलंपियन खेल है, उसमें क्या परेशानी है? जो लोग कह रहे थे कि किताब होना चाहिए, तलवार नहीं, उनको क्या कहेंगे फिर आप? मैंने फिर कहा कि आप बताइए, कोई झांसी की रानी बच्ची बन के आएगी तो क्या लकड़ी का डंडा लेके आएगी साथ में? सही बात है, फैक्ट है, सहमत। फिर वो तो तलवार ही लाएगी ना। तो अगर अहिल्या माता बन गई तो अहिल्या माता महारानी है और उनके नेतृत्व में कोई युद्ध नहीं आ रहे हैं,
तो उसको क्या बनाएंगे? कितने क्लैरिटी से ये सारी बातें आपने बता दी। बीच में थोड़ा डिफेंस किया था बट नहीं अंत भला तो सब भला। थैंक यू सो मच सर। जय महाकाल। मजा आया आपसे बात करके। आपका पहला साल है, उम्मीद रहेगी कि आने वाले सालों में आपसे मुलाकात होती रहे, साल दर साल काम काज का आकलन होता रहे, जनता के सवाल हम लाते रहे और आपको बताते रहे जनता आपसे क्या अपेक्षा कर रही है। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद।